नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली कई सदियों से सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व देश की सभ्यता की अदम्य भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज की। 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य हमलों पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई और दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान देने वालों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी जब जीर्णोद्धार के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मई 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में जीर्णोद्धार किया गया सोमनाथ मंदिर एक बार फिर खुल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। उन्होंने स्मरण कराया कि वर्ष 1947 में दीपावली के दौरान सरदार पटेल की सोमनाथ मंदिर की यात्रा ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया था, जिसके कारण उन्होंने उसी स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को आशा और सकारात्मकता की नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत की कला, संस्कृति, संगीत और कई त्योहार वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं। वहीं योग और आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर विश्व में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। योजना है। सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए लिया गया संकल्प अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ की स्थापना उस दिन सही मायने में पूर्ण होगी जब इसकी समृद्धि एक बार फिर हमने से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी। श्री त्रिवेदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान का दृष्टिकोण आज वास्तविकता बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति NV अंजारी की पीठ ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद
को जमानत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अपर सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि यूएपीए के अंतर्गत जमानत नामंजूर करने की वैधानिक सीमा खालिद और इमाम पर लागू होती है। इस मामले में खालिद और शर्जिल पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का षड्यंत्र रचने का आरोप है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में हुए दंगों के दौरान 53 लोग मारे गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा है। याचिका में लालू ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले में अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती दी है। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। समुद्र प्रताप में एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है जो इसकी परिचालन क्षमता और पहुंच को और अधिक बढ़ाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज को कमीशन करते समय इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के दौर में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा यह जहाज कोरल रीफ और तटीय समुदायों की सुरक्षा करेगा। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा यह जहाज पूर्व एवं बचाव और समुद्री गश्त के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करेगा। श्री सिंह ने भविष्य की परियोजनाओं में 90% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखने का आग्रह किया और जहाज पर 2 महिला अधिकारियों के तैनाती के साथ समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह 114 मीटर लंबा हाइब्रिड प्रदूषण नियंत्रण जहाज आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है। इसे तेल रिसाव का पता लगाने और उसे समुद्र से साफ करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए 25 से मनीष चौकड़ी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्र से जुड़े विशेष अभियानों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो या किसी का जीवन संकट में हो या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पॉन्स देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2026 समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उपराष्ट्रपति ने कहा इस अभियान ने देश के राष्ट्रीय सम्मान, संप्रभुता और जनता की रक्षा के प्रति संकल्प को प्रदर्शित किया है। Operation Sindoor was a powerful symbol of the unwavering commitment of the Indian Armed Forces to protect the nation's honor, sovereignty, and its citizens. NCC made a commendable contribution during Operation Sindoor when nearly 72,000 NCC cadets transformed into NCC warriors and undertook voluntary service, civil defense measures. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के इरोड में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि रोजगार मिलने के 15 दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि एप्पल ने वर्ष 2025 में $50 अरब मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात किए। उन्होंने कहा कि इस प्रगति से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शीर्ष 3 निर्यातित वस्तुओं में शामिल हो गए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में इस समय 25 लाख रोजगार हैं। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन, विनिर्माण, संचालन प्रणाली, अनुप्रयोग सामग्री और उपकरण सहित संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादक देश बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोंगल का उत्सव मनाया। राज्य भाजपा इकाई द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का शीर्षक नम्मा उरु मोती पोंगल था, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। गृह मंत्री को इस अवसर पर पूर्ण कुंभ सम्मान से नवाजा गया। गृह मंत्री ने सूर्य देव को प्रणाम किया और आज सुबह त्रिचि स्थित श्री रंगनाथ मंदिर और अखिलंदेश्वरी अम्मन मंदिर के दर्शन किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ई गवर्नेंस पहल के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगभग 75 डिजिटल सेवाओं को नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। श्री सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अभिभाषण में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार में सुगमता पहल के अंतर्गत व्यावसायिक प्रक्रियाएं सरल बनाई हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटाइज करने के लिए ई ऑफिस पहल शुरू की है। इससे शासन प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शी बन सकेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है। इसे स्थायी सदस्य चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को खतरनाक उदाहरण करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव अंतोनियो गुतरश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान न होने से बेहद चिंतित हैं। महासचिव ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के अनुरूप समावेशी संवाद का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की वैधता पर चर्चा होगी। हालांकि मित्र देशों से अमेरिका की कड़ी आलोचना की संभावना नहीं है। मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में हिरासत में है। मादक पदार्थों के आरोपों पर अदालत में आज उनकी पेशी होगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अमेरिकी योजनाओं में सहयोग नहीं करती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जमाकर्ताओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हाल के बदलावों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में भारत के साथ दूसरे अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ताज़ा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर एक घंटा से यूज करिए कर दो।
जगह बढ़िया है, बैठने लायक है, आराम से बैठ जाना, कुर्सी डाल सोलर पैनल लगा है, सोलर पैनल, सोलर पैनल।